टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ चाइना का टॉपिक है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना। जैसा कि आपको पता होगा कि रशियन रिवॉल्यूशन 1917 के बाद कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है, वो जो उनका सिद्धांत है, वो दुनिया के सामने आया उभर करके। और इसी कड़ी में चाइना में भी जो पेकिंग यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर होते हैं, उन्होंने इस कम्युनिज्म पार्टी की नींव डाली। हालांकि शुरुआत में जो उस पार्टी का डोर था, जो उस पार्टी का कमान था, वो मॉस्को में रहा, लेकिन धीरे धीरे ये शिफ्ट चाइना में हुआ और कम्युनिज्म का जो डेवलपमेंट है वो चाइना में हुआ। और बाद में 1 अक्टूबर 1949 को जब रिपब्लिक ऑफ चाइना बना तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ने ही घेराव किया। किस प्रकार से रसिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मदद किया कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना के थे, कम्युनिस्ट पार्टी के हेड वगैरह, चाइना में जो कम्युनिज्म डेवलप हो रहा था उसके जो उस समय चीफ हुआ करते थे, उसकी मदद किस प्रकार से जापानीज आर्मी का लिया हुआ वेपन, जो छीना हुआ वेपन था, वो कम्युनिस्ट को देकर के मदद किया गया था। जो क्विमिंगतोंग पार्टी थी वहाँ की, जिसको कि संन्यास सेन के द्वारा बनाया गया था, और बाद में चियांग काई शेक उनके ऊपर पूरी जिंदगी अपना खपत कर देते हैं। बाद में उनको चाइना छोड़ करके ताइवान शिफ्ट होना पड़ता है, लेकिन वो जो है चाइना में अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। लेकिन कम्युनिज्म जो है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो उभर करके चाइना में आती है। कंप्लीट हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना। और आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। सो द टॉपिक इज ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना। किस प्रकार से कम्युनिज्म का, साम्यवादी पार्टी का विकास हुआ चाइना में। द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1970 allowed the world to know about the significance of the Marxian principle. The progressive elite of China also showed increasing interest towards such principle. तो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद पूरी दुनिया ने मार्क्सियन प्रिंसिपल, मार्क्सियन सिद्धांत को जानने में रुचि जताई, और साथ ही साथ इसका जो प्रभाव है वो पड़ा। जो भी चाइना के कुलीन वर्ग के लोग थे, जो एलीट क्लास के थे, वो भी अपना इंटरेस्ट जो है वो इनके प्रिंसिपल की तरफ दिखाते हैं, अर्थात कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की तरफ दिखाते हैं। चेन ट्यूशियू एंड द लियो ताओ चाओ, दीज द प्रोफेसर्स ऑफ पेकिंग यूनिवर्सिटी। तो दीज आर द 2 प्रोफेसर्स, चीन ट्यूशियू एंड ली ताओ चाओ। इनके द्वारा जो ये प्रोफेसर थे पेकिंग यूनिवर्सिटी के, ये मार्क्सियन स्टडीज, मार्क्स के जो सिद्धांत थे, मार्क्स की जो प्रिंसिपल थी, उसकी पढ़ाई के लिए ये एक ग्रुप को इस्टेब्लिश करते हैं 1918 में। और फिर यहीं से धीरे धीरे कम्युनिज्म जो है वो चाइना में डेवलप होना शुरू होता है। द एंडेवर टू ट्रांसफॉर्म द Chinese politics and society by conducting Chinese revolution on Russian model। तो इनका प्रयास था कि चाइना की जो पॉलिटिक्स है, चाइना की जो समाज है, चाइना की जो राजनीति है, उसको चाइनीज रिवॉल्यूशन को कंडक्ट करके रशियन मॉडल पर लाया जाए। बाय द एफर्ट ऑफ चैन ट्यूशियू इन 1920 द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड। तो चैन ट्यूशियू जो कि पेकिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनके एफर्ट से, उनके प्रयासों से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चाइना में बनती है। और 12 लोग, महज 12 लोगों से शुरुआत होती है कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी चाइना में जो है 12 लोगों से ही शुरुआत होती है। माओ सेतुंग एंड चाओ एन लाओ, लियू ताओ चाओ वर द इम्पोर्टेंट अमंग देम। और जिसमें माओ सी तुंग जो थे, चाओ इन ले जो थे, लियू ताओ चाओ जो थे, ये सारे महत्वपूर्ण लोग उस पार्टी में थे। बोल्टिन्स्की, a Russian communist representative, was responsible of establishment of communism। बोल्टिन्स्की जो कि एक रशियन कम्युनिस्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, वो जिम्मेदार थे कम्युनिज्म के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। चीन ट्यूशियू was the first जनरल सेक्रेटरी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और चीन ट्यूशियू जो थे वो सबसे पहला जनरल सेक्रेटरी बने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के।
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अप टू 1927। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो हर्ष रही 1918 में ग्रुप स्टडीज का ग्रुप बनाया जाता है मार्क्सियन प्रिंसिपल के लिए। 1920 में इनके द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। 12 लोगों से इसकी शुरुआत होती है। माओ सी त्यूंग, ली त्योचाओ और चाओ इन लाई के द्वारा जो ये महत्वपूर्ण लोग होते हैं वो इस पार्टी में होते हैं। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अप टू 1927, तो 1920 से लेकर के 1927 तक ये लोग क्या कर रहे थे तो उसके बारे में हम लोग बताते हैं। द अर्लीस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फंक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव इशू बाय द कमेंटर इन मॉस्को। जो शुरुआत में चाइना की पार्टी थी, यह कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके जो फंक्शन थे, इसके जो बागडोर थे, ये सारे चीज जो चल रहे थे ये मॉस्को में बैठे। मॉस्को जो कि चाइना की राजधानी है, जो यूरोप में पड़ती है, इसीलिए ज़्यादातर हिस्सा जो है रसिया का वो एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, लेकिन इसकी राजधानी मॉस्को जो है वो यूरोप में पड़ती है। इसीलिए चाइना जो है रसिया जो है यूरोपियन कंट्री कहलाता है। तो मॉस्को जो इस रसिया की कैपिटल है, वहाँ से ही चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो थ्रेड है वो पकड़ा गया था। वहीं से जो कठपुतली के धागे जो हैं छोड़े जाते थे, पकड़े जाते थे, कसे जाते थे, बांधे जाते थे। इट एम टू द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और इसका एम था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैला दिया जाए। और कम्युनिज्म और इससे यूएसए जो है वो हमेशा परेशान रहता है। जबकि आप देखेंगे जब कोल्ड वॉर शुरू होता है, कोल्ड वॉर शुरू होने के बाद ट्रूमैन जो कि प्रेसिडेंट होते हैं यूएसए के, और मार्शल जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मार्शल थे, उनका एक प्लान आता है जिससे कि यूरोपियन देशों को विकसित किया जाए। इसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है खर्च किए जाते हैं। लेकिन वहाँ जो रसिया में बैठे कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता होते हैं वो कतई नहीं चाहते हैं कि यूरोप जो है वो कैपिटलिज्म की ओर बढ़े। जिसमें कि आप लोग देखेंगे कि लेनिन का एक स्पीच आता है, फिर फुलटन स्पीच जो कि विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया जाता है। लेनिन जो कि अंकल जो के नाम से जाने जाते थे, वो कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है ये दुनिया के लिए खतरा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए जो सॉल्यूशन है वो कम्युनिज्म है। लेकिन विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिज्म जो है वो दुनिया के लिए एक थ्रेट है। एक मिनट दोस्तों, बस वेट कीजिए, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। चलिए दोस्तों, हम फिर से शुरू करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो चलिए, जो कम्युनिज्म है वो किस प्रकार से दुनिया में फैले, उसका यही एम था। इट ऑल्सो एक्सपेक्टेड द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी टू सेटिस्फाई इट्स नीड। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। Soviet Russia, which was against the Western imperialism, was particular in communism, having a joint endeavor with the parties. और चाइनीज सोवियत पार्टी जो थी, जो कि वेस्टर्न इंपेरियलिज्म, जो साम्राज्यवादी सोच थी, इंपेरियलिज्म थॉट था वेस्टर्न कंट्री का, यूरोप वगैरह का, वो विशेष करके कम्युनिज्म को एक ज्वाइंट इंडेवर विथ अदर पार्टी के साथ देखना चाहते थे। अर्थात कि वो चाहते थे कि कुमिंगतोंग पार्टी जो है चाइना की, उससे ये जो है ये मिल के रहे, जिससे कि कम्युनिज्म को एक विकास मिलेगा। जैसा कि जाहिर सी बात है, यदि कोई क्षेत्रीय पार्टी होती है, जब उसको पार्टी को अपना विकसित करना पड़ता है, बड़ा बनाना पड़ता है, तो वह भी किसी न किसी का साथ लेकर के ही आगे बढ़ता है। और इसी साथ लेने की कड़ी में ये सोवियत रसिया भी वहाँ से एक इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हें भी किसी न किसी पार्टी का हाथ पकड़ना चाहिए। जैसे कि उस समय कुमिंगतोंग पार्टी जो है वो चाइना में बहुत विकसित कर रही थी, जो कि सन्यात सेन के द्वारा बनाया गया था, जिसमें कि आप चिंग काई शेक, हालांकि 1925 ईस्वी में सन्यात सेन की मृत्यु हो गई, लेकिन 1926 और 27 के नॉर्थ एक्सपीडिशंस जो थे चिंग काई शेक के द्वारा, तो बहुत सारे जो वॉर लॉर्ड्स के द्वारा जो कब्जा करके बैठा गया था नॉर्थ चाइना में, साउथ चाइना में, वो सब छुड़वाते हैं। और उस समय कुमिंगतोंग पार्टी जो है वो उभर कर आ रही थी। तो हालांकि 1924 के जो कुमिंगतोंग कॉन्फ्रेंस था, इसी में जो है कम्युनिस्ट को भी आने का अधिकार दिया गया सन्यात सेन के द्वारा।
चलिए, इट वॉज एडवाइज दैट द कम्युनिस्ट पार्टी शुड फंक्शन अलॉन्ग विद द केमंगतोंग पार्टी ऑफ सन यात सेन। तो ये एडवाइस दिया गया वो मॉस्को में बैठे हुए आला कमान के द्वारा कि कम्युनिस्ट पार्टी को भी फंक्शन करना चाहिए, काम करना चाहिए केमंगतोंग पार्टी के साथ। दो चीन त्यूशु डिड नॉट लाइक दिस, ही हैड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू कमांड ऑफ मॉस्को। तो चीन त्यूशु जो कि पिकिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनको ये सब पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी जो डोर है वो मॉस्को से उसको कमांड मिले। सो द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फंक्शनड एज एन यंगर अलाई ऑफ द केमंगतोंग पार्टी, कि चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो काम करे एक छोटे से अलाई के रूप में केमंगतोंग पार्टी का। इन 1924 Sun Yat-sen in the first Kuomintang Party conference announced that communists also can become member of Kuomintang Party। 1924 में एक केमंगतोंग पार्टी कॉन्फ्रेंस, सबसे पहला केमंगतोंग पार्टी कॉन्फ्रेंस रखा जाता है और इसमें सन यात-सेन अनाउंस करते हैं कि कम्युनिस्ट भी केमंगतोंग पार्टी का हिस्सा बन सकती है। He also reiterated that the Kuomintang Party will fight with support of Russia as well as Chinese Communist Party will fight with support of Russia as well as Chinese Communist Party। वो ऐसे ट्रीट करते हैं कि केमंगतोंग पार्टी जो है वो भी लड़ेगी रसिया के सपोर्ट से और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी लड़ेगी विद सपोर्ट ऑफ रशियन एज वेल एज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। द कम्युनिस्ट यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी इन देयर फेवर। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मिल करके लड़ने की, ये जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी बखूबी उठाती है इस अवसर को। अलॉन्ग विद द पार्टी दे एस्टेब्लिश एन आर्मी एंड स्ट्रेंथन इट्स पावर। तो पार्टी के साथ साथ ये पैरेलली अपनी सेना भी बनाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी और उसको मजबूत करते जाते हैं। लेबरर एंड फार्मर इंस्टीट्यूशन वेयर ऑल क्रिएटेड। और मजदूरों और किसानों की जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, जो एक कहे तो एक ग्रुप है, वो बनाना इन लोगों के द्वारा शुरू किया जाता है। और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लेबर और फार्मर इसलिए आते थे क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसान गरीब होते हैं। सारे किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि मेहनत मजदूरी करके खाने वाले, जिसके पास लैंड होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, वो किसान गरीब ही होते हैं और लेबर तो बखूबी गरीब ही होते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था एजेंडा कि तुमको बड़े ज़मींदारों का ज़मीन छीन करके देंगे, बड़े जो पूंजीपति हैं उसका पैसा, उसकी संपत्ति छीन करके देंगे। तो इसीलिए जाहिर सी बात है अब जिसको लोभ दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लेबर और किसान जो हैं इसके साथ जुड़ेंगे ही। अब चलिए, ये तो बात रही 1924 में सन यात-सेन के द्वारा ये कहा गया फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ केमंगतोंग पार्टी में कि भाई कम्युनिस्ट भी आकर के मेरे साथ कम्युनिस्ट मेंबर भी आकर के केमंगतोंग दल में जुड़ सकता है। ये भी अपॉर्चुनिटी मिला कि रशियन के सपोर्ट से केमंगतोंग भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लड़ सकता है और कम्युनिस्ट पार्टी को भी अपॉर्चुनिटी मिला। अब चलिए, अब केमंगतोंग से सेपरेशन कैसे हुआ ये देखेंगे। जाहिर सी बात है सन यात-सेन की 1925 में मृत्यु हो गई, तो जो वादा किया था वो अब निभाने वाला ही नहीं रहा। जो ऑर्डर दिया था, जो हुक्म दिया था, वो हुक्म देने वाला ही ऊपर चले गया। तो अब जो इसके नीचे के लोग होंगे, जो इसके अगले जो जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी केमंगतोंग दल की, अब वो कैसे निकलते हैं, वो किस प्रकार से संरक्षण देते हैं और क्या करते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो इनके बाद जो आए पार्टी में चियांग काई शेक, जो कि इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है चाइना को यूनाइट करने में और जापान के साथ फाइट करने में। हालांकि जो 1937 से लेकर के 41 तक का जो सेकेंड साइनो जापानीज वॉर रहता है, तो इसमें भी इनका रोल रहता है। हालांकि इनका जो सपोर्ट है वो वेस्टर्न कंट्री के द्वारा किया जाता है, परंतु वेस्टर्न कंट्री भी उस समय बहुत ही उलझन की स्थिति में थी। वो इसलिए क्योंकि 1939 यदि याद हो आपको, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था और जो जर्मनी की नाजी सेना थी वो इन सभी पर भारी पड़ रही थी। तो इनकी जो शक्तियाँ थी यूरोपियन पावर, वेस्टर्न पावर की, वो इसी पर केंद्रित था। लेकिन फिर भी जो है वो बहुत सारी मदद की जाती है इसकी एयरक्राफ्ट वगैरह दे करके, और बाद में जो है वो जापान जो है इसके ऊपर जो हावी हो जाता है। फिर जापान जब 1941 में 6 दिसंबर 1941 को जाकर के पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है, तो फिर तो सामधानी ही थी और जापान को फिर सरेंडर करवाया जाता है 2-3 साल के अंदर। तो चलिए, अब सेपरेशन ऑफ केमंगतोंग पार्टी से देखेंगे कि किस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सेपरेट करती है केमंगतोंग दल से। आफ्टर द डेथ ऑफ सन यात-सेन, द केमंगतोंग पार्टी फंक्शन अंडर द ज्वाइंट प्रेसिडेंसी ऑफ बोरोडिन, वोंग, चिंग वई एंड चियांग काई शेक।
तो जब सन यात सेन की मृत्यु होती है तो क्योमिंग पार्टी का जो दारोमदार है, जो उसके काम करने के तरीके हैं, वो अब किसके अधीन चले जाते हैं? तो बोरोडिन के अधीन चले जाते हैं, वांगचिंग के अधीन चले जाते हैं, वांगचिंग वही के अधीन और चियांग काई शेक के अधीन। और ज़्यादा जो पावर है वो चियांग काई शेक के पास ही रहता है। एट दिस जंक्चर द सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी वेर ब्राउट टू लाइट। और इस जंक्चर, जो ये 3 जंक्चर बन गए थे, जिसको कि जंक्शन भी कह सकते हैं, 3 तरफ से आने वाली जो ट्रेन होती है वहाँ पर जंक्शन लिखा हुआ रहता है, तो इसी जंक्चर के बीच अंदर ही अंदर सभी लोग कॉन्स्पिरेसी जो है, षड्यंत्र जो है वो रच रहे थे। वांगचिंग वई कुड नॉट टॉलरेट द एक्टिविटीज ऑफ कम्युनिस्ट। तो वांगचिंग वई जो है वो किसी भी तरीके से कम्युनिस्ट की एक्टिविटीज को वो टॉलरेट नहीं करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू सप्रेस देम। इसीलिए वो चाहते हैं कि कम्युनिस्ट को किसी भी तरीके से दबाया जाए, सप्रेस किया जाए। चियांग काई शेक मेड देयर लीडर। चियांग काई शेक को क्योमिंतांग दल का जो है वो क्या बनाया जाता है? वो लीडर बनाया जाता है। बोरोडिन एस्केप टू रसिया। बोरोडिन जो है वो रसिया भाग जाते हैं। एट वन वाइल टेरर वॉज अलाउड अगेंस्ट कम्युनिस्ट। वाइल्ड नहीं होगा यहाँ दोस्तों, वाइट होगा, WHIT। वाइट टेरर वॉज अलाउड अगेंस्ट कम्युनिस्ट। बोरोडिन जो है वो रसिया भाग जाते हैं और साथ ही साथ जो वाइट टेरर जो है वो कम्युनिस्ट के साम्यवादी नेताओं के खिलाफ शुरू हो जाते हैं। थाउजेंड ऑफ कम्युनिस्ट वेयर मर्डर्ड, मर्सिलेसली मर्डर्ड। तो क्षमाहीन तरीके से इनकी मृत्यु की जाती है, अर्थात कि कोई क्षमा नहीं किया जाता है और हजारों हजार की संख्या में कम्युनिस्ट लीडरों की जो है हत्या करवानी शुरू की जाती है। किसके द्वारा? तो क्योमिंतांग पार्टी के द्वारा और खास करके चियांग काई शेक के द्वारा कि कम्युनिस्टों को मारो। एज पॉइंटेड आउट बाय माओ सी तुंग द कम्युनिस्ट डिड नॉट अफेयर। तो माओ सी तुंग जो थे वो जो है वो डरते नहीं हैं इनके कार्यों से, ये लड़ते हैं। दे वर नॉट वॉन, दे नेवर गॉट disheartened by their activities. By wiping out the blood mark rose up again, they buried the dead and continued the fight. तो वो मृत्यु से भय नहीं खाते हैं माओ सी तुंग, और ये हमेशा जो है वो कम्युनिस्ट के लिए लड़ते हैं। किससे? तो क्योमिंतांग दल से। The partnership of Mao Zedong, the Communist plus Kuomintang joint action as directed by the Kuomintang did not succeed and failed in 2027. तो क्योमिंतांग और जो कम्युनिस्ट का जो ज्वाइंट एक्शन है वो क्योमिंतांग के द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन ये ना ही सफल होते हैं ना ही फेल होते हैं 1927 में। फॉर दिस चैन त्यूस्यू वॉज अक्यूज्ड एंड रिमूव फ्रॉम पावर। तो चैन त्यूस्यू जो कि कम्युनिस्ट को खड़ा ही किए थे चाइना में, उसको जो है उनके पद से हटाया जाता है। सो माओ सी त्यूंग अज्यूम चार्ज, और माओ सी त्यूंग जो है वो इस चार्ज को लेते हैं। बीइंग अ बॉर्न रिवॉल्यूशनरी ही वांटेड टू फाइट बाय एस्टेब्लिशिंग मेनी सीक्रेट कमिटी। जो जन्म से ही क्रांतिकारी थे वो हमेशा चाहते हैं कि वो जो इस्टेब्लिश करेंगे वो बहुत सारे खुफिया कमेटी को इस्टेब्लिश करेंगे और लड़ेंगे। किससे? क्योमिंतांग से। ही इनकरेज्ड आर्म रिवॉल्यूशन टू, और ये साथ ही साथ आर्म रिवॉल्यूशन को, जो मिलिट्री की रिवॉल्यूशन है, सैन्य क्रांति है, उसको ये प्रोत्साहित करते हैं। क्यांगसी फ्यूनम फार्मर वेयर कन्वर्टेड इनटू रेबल्स। तो क्यांगसी और फ्यूनम के जो किसान थे उसको ये कन्वर्ट करना शुरू करते हैं विद्रोहियों में। बट हिज ऑटम हार्वेस्ट अपराइजिंग मेट विद एन एंड। लेकिन जो इनकी ऑटम हार्वेस्ट थी, ऑटम की जो हार्वेस्ट थी इनकी, जो अपराइज करना चाहते थे, वो जल्द ही अंत हो जाता है इसका। एंड हाउ ही अचीव्ड सक्सेस इन इस्टेब्लिशिंग चाइनीज सोवियत इन दोज एरिया। और ये कैसे अचीव करेंगे सक्सेस को? अब ये इस्टेब्लिश होता है चाइनीज सोवियत में। तो यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ ज्यूडे होगा। तो ज्यूडे के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है चाइनीज रेड आर्मी को। ही हैड फेथ ओवर रूरल फार्मर रेदर देन अर्बन लेबरर्स। तो इनको जो फेथ होता है, विश्वास जो होता है, वो ग्रामीण किसानों पर होता है, न कि शहरी मजदूरों के ऊपर। बिटवीन 1927 एंड 30 ही ब्राउट आउट मैनी आउटब्रेक इन द कांगसी एंड फ्यूनम प्रोविंस।
तो फ्यूनम प्रोविंस और कांगसी प्रोविंस में 1927 से 30 के बीच बहुत सारे जो हैं वो रिवोल्ट आउटब्रेक वगैरह लेकर के आते हैं, बट ही नेवर अचीव्ड एनी सॉलिड सक्सेस। लेकिन इन 3 सालों में इनके द्वारा कोई भी एक अच्छी मुकाम जो है, एक मजबूत जीत जिसको कहते हैं, वो हासिल नहीं किया गया। बट दे वे आर नॉट टोटली डिस्ट्रॉय, लेकिन ये फुल्ली जो है वो हारे भी नहीं। हालांकि जीत नहीं हुआ, एक सॉलिड सक्सेस नहीं मिला, लेकिन इनकी बुरी तरीके से हार नहीं हुई, अर्थात ये खत्म नहीं हुए। एज दे वे इंगेज्ड इन द गोरिल्ला वॉरफेयर इट वाज डिफिकल्ट टू ओवरकम देम। तो ये जो छापामार युद्ध ये करते थे, जिसके वजह से कि ये पूरी तरीके से पकड़ में नहीं आते थे, और चाइना की जो जानते ही एरिया पूरा पर्वत और पठारों से भरा हुआ है, आधे में ही 90% लोग रहते हैं, बाकी इस वाले क्षेत्र में तो पूरा पठार, पर्वत, रेगिस्तान वगैरह ही है। तो जाहिर सी बात है कि गोरिल्ला वॉरफेयर ये लोग करते थे, और बाद में देखेंगे कि ये लोग लॉन्ग मार्च जब करते हैं तो ये उधर ही जाते हैं। एज पॉइंटेड आउट बाय माओ सी ट्यूंग देयर वॉर टैक्टिक्स वर सिंपल। तो माओ सी ट्यूंग के जो वॉर टैक्टिक्स थे, जो युद्ध करने की जो युक्तियाँ थी, वो बहुत ही सिंपल था। दे अडॉप्टेड द फॉलोइंग टेक्निक, वो कुछ इस प्रकार के टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं। व्हेन द एनिमी फॉरवर्डेड दे रिटार्डेड, व्हेन एनिमी स्टॉप मूविंग दे वर गिवन ट्रबल। तो जब इनका युद्ध का एक नीति था कि जब एनिमी जो है वो आगे चलेगी, जो मोबिलिटी धारण करेगा, अर्थात कि यदि आर्मी आगे आगे चल रही है तो ये क्या करेंगे, पीछे हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे, रिटार्ड कर जाएंगे। जब आर्मी जो है, हमारे दुश्मन जो है, जो एनिमी है, वो रुक जाएगी तो उसके ऊपर अटैक कर देंगे, अटैक कर देंगे, अटैक कर देंगे। तो ये युक्तियाँ थी इनकी। व्हेन द फो स्टॉप क्लैशिंग विद अस दे स्टार्टेड अटैक। तो इनकी जो युक्तियाँ थी, जब इनकी जो दुश्मन है ये लड़ने के लिए रुक जाएंगे तब ये अटैक करेंगे, अर्थात कि पहले थका दो उसके बाद मारो। देन व्हेन द एनिमी रिट्राइव दे वर चेज्ड। अब लॉन्ग मार्च जो है वो निकाला जाता है 1934 से 36 के दशक में। इस समय कम्युनिस्ट पार्टी पर भारी संकट आ गया था, बहुत इनको मारा पीटा जा रहा था। अब किसी तरह ये जान बचा करके दक्षिण की तरफ भागते हैं, दक्षिण चाइना की तरफ, और ये अपनी जान बचाते हैं। तो इसी को लॉन्ग मार्च कहा जाता है। आज भी चाइना में बहुत सारे प्रक्षेपण वगैरह, जब मिसाइल जो है वो लॉन्च किया जाता है तो उसको लॉन्ग मार्च ही नाम देते हैं ज़्यादातर। चलिए, आफ्टर वाइंडिंग अप द imperialistic policy of warlords, Chiang Kai-shek established national integration and took steam measure to wipe out the communists। तो चियांग काई शेक के द्वारा जब राष्ट्र को इंटीग्रेट कर लिया गया, मतलब कि जोड़ लिया गया, जो कि छोटे छोटे भागों में बट गए थे वॉरलॉर्ड्स के बीच में, उसको जब ये संगठित कर लेते हैं तो अब इनकी जो दूसरी एम होती है, जो इनका दूसरा लक्ष्य होता है, वो होता है कि कम्युनिस्ट को अब भगाना, कम्युनिस्ट को वाइप आउट करना। ही इन्वेडेड द प्रोविंस सच एज कियांगसी एंड ह्यूनम नहीं होगा दोस्तों, ये फ्यूनम होगा। फ्यूनम में आपने पहले भी देखा आउटब्रेक हुई थी। तो कियांगसी एंड फ्यूनम पर अटैक करते हैं और इन्वेड करते हैं। The guerrilla tactics of communists greatly affected the Kuomintang party. Anyhow, in 1934, Chiang Kai-shek seized the village of Kiangsi and Funan province. तो जो गोरिल्ला नीति थी, जो टैक्टिक्स थी, जो युक्तियाँ थी कम्युनिस्ट पार्टी की, वो काफ़ी इफेक्ट किया, बड़ी मात्रा में क्योमिंतांग पार्टी की क्षति की। लेकिन 1934 में चियांग काई शेक ने किसी तरह से कियांगसी और फ्यूनम विलेज को क्या किया, सीज कर लिया, अर्थात कि चारों तरफ से घेर लिया। द कम्युनिस्ट वर कैप्चर्ड इन एन आयरन गेज। तो कम्युनिस्ट जो है वो बुरी तरीके से जो है वो कैप्चर हो जाती है। द इकोनॉमी वाज ऑल्सो डिस्टर्प्टेड, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उसको भी चकनाचूर कर दिया गया। बट द कम्युनिस्ट वर एबल टू ब्रेक द रिंग। 20,000 कम्युनिस्ट स्टार्टेड देयर लॉन्ग मार्च अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ सी ट्यूंग। लेकिन कम्युनिस्ट भी उस योग्य थी कि जो वो रिंग फेंस बना लिया गया था क्योमिंतांग के द्वारा, उसको तोड़ सकती है। तो ये जो इच्छा शक्ति थी, जो कॉन्फिडेंस था, वो इनके बीच आता है। और 20,000 लोग जो हैं, 20,000 लोग माओ सी ट्यूंग की नेतृत्व में ये लॉन्ग मार्च पर निकलते हैं। बाय क्रॉसिंग किंगसी, फ्यूनन, क्वांगतुंग, युआंग, चिचवार, कामसू, इटीसी। तो इन तमाम चीज़ों को ये क्रॉस करते हुए, जो किंगसी थे, फ्यूनम थे, क्वांगसी थे, ये सारे प्रोविंस को क्रॉस करते हुए दे आर रीच द चांसी प्रोविंस इन द साउथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि साउथ में है चाइना के, उधर ये लोग पहुँचते हैं और यहाँ तक पहुँच करके चांसी राज्य में, चांसी प्रोविंस में ये शरण लेते हैं।
और ये जो पूरी लॉन्ग मार्च होती है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि 6000 माइल्स का होता है। दे क्रॉस डीप रिवर, हाई माउंटेन, बैरन लैंड। तो इनके द्वारा ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, नदियों को, पहाड़ों को चीरते हुए, मरुस्थलों को चीरते हुए ये चांसी में पहुंचते हैं। चांसी, झांसी नहीं, चांसी। द क्योमंगतोंग हु चेज देम कुड नॉट कैप्चर द कम्युनिस्ट। तो क्योमंगतोंग जो है वो सफल नहीं होते हैं कम्युनिस्ट को कैप्चर करने में। द कम्युनिस्ट ऑन द वे fortified the land of the landlords and distributed them to the poor peasant. तो कम्युनिस्ट क्या करते हैं कि जो लैंड होते हैं लैंडलॉर्ड्स वगैरह के, उसको ये घेराबंदी कर लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, और गरीबों किसानों में ये बंटवा देते हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग आज भी यदि नेताओं की भाषणें सुनेंगे तो कोई भी नेता नहीं कहेगा कि हम अमीरों के लिए ये करेंगे, अमीरों के लिए ये करेंगे, अमीरों के लिए ये करेंगे। वो क्या बात करते हैं कि गरीबों को हम ये देंगे, गरीबों को हम ये देंगे, गरीबों को हम वो देंगे। इट मीन्स कि गरीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉलिटिक्स। अर्थात कि गरीबी यदि कमेगी तो पॉलिटिक्स भी क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। अर्थात कि जो पॉलिटिक्स है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों का कभी उद्देश्य रहता ही नहीं है कि गरीबी को खत्म किया जाए। ये चाहते हैं कि थोड़ी गरीबी बढ़े, जिससे कि अगला एजेंडा इनके लिए तैयार रहे। खैर चलिए, हम राजनीति पर बात नहीं कर रहे हैं, हम हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो हिस्ट्री से ही जन्म लेती है। चाहे पॉलिटिक्स हो, वो भी हिस्ट्री से ही आया है। अब मान लीजिए कि यदि रशियन रिवॉल्यूशन नहीं होता, मान लीजिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं होता, तो क्या लिबर्टी और फ्रीडम जैसी कुछ बातें आती? नहीं आती। जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ निकला है वो हिस्ट्री से ही निकला है। न्यूटन साहब यदि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे रहे हैं और भी बहुत सारे मोशन पर इनका लॉ रहता है, वो तभी तो दे रहे हैं जब हिस्ट्री की किताबों में उनके बारे में जानकारी हुई। अब हिस्ट्री ही तो बताती है कि शुरू में किस प्रकार से। अब साइंस की भी जो बातें हैं वो भी तो बहुत सारे इतिहासों में ही लिखा गया है। अब मान लीजिए कि मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर मेटलर्जी की थी, तमाम चीज़ें थी। अब ना ये साइंस वाले यहाँ पर खोज करेंगे। हड़प्पा की घटना हुई, तब ना ये साइंस और आर्कियोलॉजी वाले आए, इतिहास में लिखा था तभी तो हिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ एवरी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। अब आप लोगों के माइंड में क्या है हिस्ट्री को लेकर के, आई डोंट नो, बट आई बिलीव दैट द हिस्ट्री इज द मदर ऑफ एवरी लैंग्वेज, बिकॉज आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ हिस्ट्री। दैट्स व्हाई आई एवरी टाइम प्रेज टू हिस्ट्री। नो सब्जेक्ट इज बेटर देन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी, बट वॉट according to you, you can say in your language in the comment box, because everyone have right, everyone have freedom to speak about their favorite thing. Okay, so this is my right. चलिए अब बात करेंगे हम लोग कि किस प्रकार से क्योमंगतोंग पार्टी कैप्चर नहीं कर पाई, और कम्युनिस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो किधर की तरफ बढ़ते हैं, तो चांसी की तरफ बढ़ते हैं। और चांसी में गरीबों और किसानों को क्या करते हैं, बड़े जमींदारों से जमीन छीन करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो द पीजेंट सपोर्टेड द कम्युनिस्ट एंड प्रोटेक्टेड देम। इसलिए अब जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट ही हमारा माई बाप है, इसीलिए कम्युनिस्ट की रक्षा करेंगे हम। माओ सी-ट्यूंग टॉट द फॉलोइंग वे टू अडॉप्ट अमंग द रूरल पीपल। और माओ सी-ट्यूंग जो है वो पढ़ाते हैं गरीब किसानों मजदूरों को कि ये तमाम चीज़ें जो है वो तुम्हें फॉलो करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए। पहला, द थिंग यूज्ड इफ बिकेम यूजलेस सब्स्टिट्यूट शुड बी ग्रांटेड। यदि जो तुम्हारे लिए यूजलेस है उस चीज को क्या करना चाहिए, ग्रांट कर दो। द मेट यूज्ड फॉर स्लीपिंग शुड बी रिटर्न टू द फार्मर। जो मेट यूज कर रहे हैं सोने के लिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको किसानों को रिटर्न कर देना चाहिए। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स वेरियस हेल्प शुड बी एग्जीक्यूटेड। मानवता के तर्ज पर बहुत सारी मदद करनी चाहिए। थिंग्स बोरोड ऑन लोन शुड बी रिप्लेस्ड। जो चीज़ें हम बोरो कर रहे हैं लोन पर, उस चीज़ को रिप्लेस्ड करना चाहिए। बिहेविंग सिंसियरली एंड अर्नेस्टली इन ऑल मैटर परटेनिंग टू द पीजेंट। किसानों के हर मुद्दों में बहुत ही संवेदनशील होकर के बातचीत करनी चाहिए, हर वक्त संवेदनशील होना चाहिए। फॉर ऑल द थिंग परचेज मनी विल बी पेड। जो भी चीज़ खरीदो उसका पैसा अवश्य दो। ये नहीं कि किसानों से खरीद लिया और भाग लिया, चोर चुक्कड़ के जैसा पार्टी में कोई नहीं करेगा। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कम्युनिस्ट को पढ़ाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। स्वास्थ्य और सफाई का मेंटेनेंस करो। टॉयलेट शुड बी लोकेटेड एट फार ऑफ द पैलेस
प्लेस फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया, फार ऑफ प्लेसेस फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया, जहाँ पर लोग रहते हैं उसके करीब ही टॉयलेट भी होना चाहिए। सो दैट द चाइनीज विल नॉट फाइट अगेंस्ट द चाइनीज, और वो कहते हैं अपनी पॉलिसी में, वो अडॉप्ट करने के लिए कम्युनिस्टों को कहते हैं कि चाइना के लोगों के साथ नहीं लड़ेगा। टू फाइट अगेंस्ट द जापानीज वी विल गो टू द नॉर्थ, हम लोगों को जापानीज से लड़ना है, इसलिए हम लोग उत्तर की तरफ जाएंगे। दे डिसाइडेड टू क्रिएट अ नेशनल यूनाइटेड फ्रंट, और वो चाहते हैं, वो तय करते हैं कि हो नेशनल यूनाइटेड फ्रंट, मतलब राष्ट्रीय लेवल पर सबको एकत्रित करके क्या करेंगे, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे और फिर लड़ेंगे। They are informed that they move forward to oppose the aggressive minded Japanese, और वो लोगों को सूचित करते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी को सूचित करते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे और जो एग्रेसिव, जो आक्रमणकारी जो माइंड है जापानीज की, उसका अपोज करेंगे। सो दे गेन द सपोर्ट ऑफ द मास, और इन तमाम जो नीति है, इन तमाम जो बातें हैं कम्युनिस्टों की, इससे काफ़ी मात्रा में लोग जुड़ते हैं। इन 1935 दे एस्टेब्लिश देयर हेडक्वार्टर एट द प्रोविंस ऑफ चांसी में अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। 1935 ईस्वी में चाइनीज सोवियत वॉज क्रिएटेड देयर एंड रेड आर्मी वॉज स्ट्रेंथेंड। तो चाइनीज सोवियत जो है वो 1935 में वो क्रिएट करके, और जो रेड आर्मी थी जो जुड़े के द्वारा बनाया गया था, उसको क्या करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। जो क्योमिंगतांग कुड नॉट रीच देयर सेंटर इंसर्कल्ड बाय नेचर माउंटेन, और जो वहाँ पर जो चांगसी में हेडक्वार्टर बनाते हैं, वहाँ पर क्योमिंगतांग जो है वो नहीं आ सकता है। इसलिए नहीं, क्योंकि जो माउंटेन है, जो पहाड़े हैं, जो बना है प्राकृतिक तौर पर, वो उसकी रक्षा करते थे, क्योंकि वो चारों बगल से पहाड़ों के बीच में वो चांसी था, इसीलिए। अब बात करेंगे हम अपने बिहार के नालंदा के बारे में, मतलब कि जो नालंदा ब्रिज बना है, सॉरी राजगीर के बारे में, ओके। तो राजगीर में जो ब्रिज बना है, ग्लास ब्रिज, तो राजगीर में भी बहुत सारे बहुत सारे जो मगध के लोग थे, साम्राज्यवादी, उनकी राजधानी रही। वो इसलिए रही क्योंकि जो राजगीर है वो 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है। आपने अफगानिस्तान में जब तालिबान का अटैक सुन रहे होंगे तो अब्दुल्ला सालेह के बारे में सुने होंगे। वो पंजशीर घाटी में रहते हैं, जहाँ पे कि 5 पहाड़ों से घिरा हुआ एक महफूजी दस्ता के रूप में वो जो कुदरती पहाड़े हैं वो काम करती हैं। तो उसी प्रकार से जो चांसी थी, वो कम्युनिस्टों के लिए, साम्यवादी लोगों के लिए, साम्यवादी पार्टी के लिए, साम्यवादी दलों के लिए वो सुरक्षित स्थान था। द यूनाइटेड फ्रंट, अब देखिए जो एकता वाला फ्रंट है वो बनाया गया, द यूनाइटेड फ्रंट, जो नेशनल यूनाइटेड फ्रंट बनाने का जो बातें कही थी। द एफर्ट ऑफ ह्यांग शू लियांग, द यंग मार्शल ऑफ मंचूरियाज, एन अलायंस वॉज मेड बिटवीन क्योमिंगतांग एंड मांचूज। तो जो ह्यांग शू लियांग थे, एक बहुत ही जवान मार्शल थे मंचूरिया के, वो एक अलायंस बनाते हैं जिसमें कि वो क्योमिंगतांग और मांचूज के साथ कम्युनिस्टों का एक संगठन बनाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जापान जो है वो काफ़ी एग्रेसिव हो गया था और साइनो जापानीज सेकेंड वॉर छिड़ गया था, इसलिए सारा भेदभाव, पार्टी की गरिमा को भूलते हुए, मतभेद को त्यागते हुए ये लोग आपस में जुड़ते हैं। उस समय चाइना की रक्षा की सिर्फ बात सोचते हैं और वॉर के समय में सारे लोग इकट्ठा होते हैं। दे केम फॉरवर्ड टू प्लेस द रेड आर्मी अंडर द कंट्रोल ऑफ क्योमिंगतांग एंड डिसॉल्व द सोवियत क्रिएटेड बाय देम। तो जो रेड आर्मी है वो क्योमिंगतांग के कंट्रोल में आता है और जो सोवियत जो क्रिएट थी उसको डिसॉल्व करते हैं। दिस यूनियन लास्टेड ओनली फॉर 2 ईयर, और ये 2 सालों तक ही चलता है ये एकता, ये संगठन। द कम्युनिस्ट ड्रॉव अवे द जापानीज फ्रॉम चेंसी, होपई एंड सिनाई प्रोविंस बॉर्डर एरिया। तो जो कम्युनिस्ट हैं, जो साम्यवादी दल थे, उनके द्वारा जो है जापानियों को वो चांगसी प्रोविंस से खदेड़ा जाता है, होपई से खरीदा जाता है, साई प्रोविंस से खरीदा जाता है, जो खदेड़ा जाता है, नॉट खरीदा जाता है, खदेड़ा, ओके, मतलब भगाया जाता है, जो कि बॉर्डर एरिया के पास थे। इन दो एरिया द कम्युनिस्ट क्रिएटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंगेज लैंड रिफॉर्म एक्टिविटीज। और इस एरिया में क्या करते हैं कम्युनिस्ट के द्वारा, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाते हैं और
ये लैंड रिफॉर्म एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाते हैं, मसरूफ़ हो जाते हैं। दीज एक्टिविटीज़ ऑफ कम्युनिस्ट क्रिएटेड सस्पेंशन इन द माइंड ऑफ केमंगतोंग। और जो इस प्रकार की जो कार्यशैली थी साम्यवादी नेताओं की, अपना सरकार बनाने की, सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की, तो ये कहीं ना कहीं एक शक पैदा करता है केमंगतोंग के दिमाग में। दे इवन रिफ्यूज टू ओबे द कमांड ऑफ चियांग काई शेक। और साथ ही साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो केमंगतोंग के जो एक बड़े नेता हैं चियांग काई शेक, उसके कमांड, उनकी जो ऑर्डर है, जो हुकुम है, उसको भी मानने से इनकार करता है। इन 1941 केमंगतोंग एंड कम्युनिस्ट क्लैश्ड विथ ईच अदर विच ईच अदर एट एनह्वेई। तो एनह्वेई के पास कम्युनिस्ट और केमंगतोंग की एक भीषण क्लैश होती है, लड़ाई होती है। इन दैट स्क्रिमिश मोर देन 8,000 सोल्जर ऑफ रेड आर्मी वेयर किल्ड। तो 8,000 से भी अधिक लाल आर्मी की जो सेना जो है उसको मारा जाता है। अब ब्यूरले मिशन स्टार्ट होता है। 1944 के सितंबर महीने में अमेरिका एक ब्यूरले मिशन को भेजता है चाइना में, जिससे कि चाइना में गृह युद्ध ना हो और वहाँ पे शांति कायम की जाती है। लेकिन वो जो प्रयास था अमेरिका का वो फेल हो जाता है। फिर मार्शल मिशन को स्टार्ट किया जाता है। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन द डिफीट ऑफ जापान वाज कन्फर्म्ड, देन केमंगतोंग एंड कम्युनिस्ट वांटेड टू रिकवर द टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय जापान। तो मार्शल मिशन को भी भेजा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान की हार होती है, जब 1945 के 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में बम फेंका जाता है परमाणु, और 13 अगस्त को ये सरेंडर करने के लिए तैयार होते हैं, और 2 मई को मिसौरी की संधि होती है। ओके, तो मिसौरी की संधि के बाद जो है वो जापान की जब हार होती है तो ये डिलाइटेड द कम्युनिस्ट। और जब टेरिटरी जो है वो कम्युनिस्ट और केमंगतोंग के द्वारा धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर लिया जाता है, कैप्चर करना शुरू कर लिया जाता है, जो कि जापान के अधीन था। फिर 1945 ईस्वी में रसिया जो है जापान के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देता है। इट डिलाइटेड द कम्युनिस्ट, और यही जो है ये कम्युनिस्ट के लिए वरदान साबित होता है। द जनरल ऑफ रेड आर्मी ऑर्डर द रिकवरी ऑफ द प्लेसेस एक्वायर्ड बाय जापान। तो रेड आर्मी के जो जनरल होते हैं वो ऑर्डर देते हैं वो सारे जगहों पर को रिकवर करो जो कि जापान के द्वारा एक्वायर्ड किया गया था। दो चियांग अपोज दिस, चियांग काई शेक इसका विरोध करते हैं। द कम्युनिस्ट डिड नॉट अप्रूव दिस, लेकिन ये कम्युनिस्ट जो है कोई इनकी बात को ही नहीं मानते हैं, सारे बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ सिविल वॉर बिटवीन देम। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है एक अवसर मिलता है गृह युद्ध का इन दोनों के बीच। सो प्रेसिडेंट ट्रूमैन ऑफ अमेरिका सेंट जॉर्ज मार्शल टू मीट बोथ ऑफ द ग्रुप। बताया था ना, कोल्ड वॉर के समय जो है दुनिया 2 गुटों में बंटना चाह रही थी। कोल्ड वॉर जो बेसिकली था वो आइडियोलॉजिकल क्लैश था यूएस और यूएसएसआर के बीच में। तो उसी समय जो है ट्रूमैन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं और मार्शल जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, और इनके द्वारा प्लान बनाया जाता है। तो मार्शल को भेजा जाता है, जॉर्ज मार्शल को, कि बोथ जो दोनों ग्रुप है उसको समझाओ बुझाओ अच्छे से, गृह युद्ध की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको बंद करो, क्योंकि आपको पता है कि गृह युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इवन कि अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ था तो 6,20,000 लोग मारे गए थे और इससे दुगुना जो है वो इंजर्ड हुए थे। तो आफ्टर द फेल्योर ऑफ प्लान ऑफ मार्शल बोथ ऑफ देम क्लैश। तो सिविल वॉर अब शुरू होता है। सिविल वॉर में देखेंगे जब फेल्योर हो जाते हैं मार्शल और का प्लान, तो दोनों ग्रुपों के बीच जो है एक लड़ाई जो है वो छिड़ती है, क्लैश जो है, एक जो कहे तो क्लेश जो है वो उत्पन्न होती है। चियांग वाज एबल टू स्टेबलाइज हिज पोजीशन इन द अर्बन एरिया ड्यू टू सपोर्ट ऑफ यूएसए। तो अर्बन एरिया में केमंगतोंग की काफ़ी पकड़ थी, अर्थात कि शहरी एरिया में जो केमंगतोंग का जो पावर था वो काफ़ी था, लेकिन जो रूरल एरिया था, अर्थात कि जो शहरी ग्रामीण एरिया था, ग्रामीण क्षेत्र, इसमें कम्युनिस्टों का ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि यहाँ पर किसान ज़्यादा थे, मजदूर ज़्यादा थे, और जाहिर सी बात है कि जिसको आप वादा कर दे, अभी भारत में कोई पार्टी आए, अभी भी आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे उनके भाषण को कि जातियों के पास, इस जातियों के पास इतनी सारी ज़मीनें हैं, इस जातियों के पास इतनी हैं। तो यदि ये बात कर दे कि इसके ज़मीन को छीन करके इसको दिया जाएगा, तो जितने भी ये लोग हैं ये अब इसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे भारत में भी। तो उसी प्रकार से चाइना में हुआ कि कम्युनिस्ट ने साफ साफ कहा कि लैंडलॉर्ड के ज़मीनों को छीन करके तुम लोगों के बीच देंगे। तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिस्टों के पक्ष में ज़्यादा शक्ति रहेगा गरीबों किसानों का, और शहर में ज़्यादातर पैसे वाले लोग होते हैं, तो उनके बातों को, जो कैपिटलिस्ट विचारधारा के लोग हैं जिनको शहरों में
ऐश करने की आदतें लगी जाए, वो कैसे मानेंगे कम्युनिस्टों की बात को। तो इनके ग्रामीण सपोर्ट ज़्यादा थे कम्युनिस्ट के। द केमंगतोंग लॉस्ट देयर पॉपुलैरिटी। तो यहीं से केमंगतोंग का जो है वो पॉपुलैरिटी लॉस्ट हो जाता है, वो ख़त्म होने लगता है। फिर 1948 में जो रेड आर्मी थी उसको शिफ्ट कर दिया जाता है पीपल लिबरेशन आर्मी के नाम से। इट्स जनरल लाइस पियावाओ डिफीटेड द केमंगतोंग एट मैनी प्लेस। तो जो 1948 में रेड आर्मी को जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी में तब्दील किया जाता है और उसी के बाद लियास पाई वॉ के द्वारा केमंगतोंग को बहुत सारे जगहों पर हराया जाता है। फिर इन 1949 मेजर प्रोपोर्शन ऑफ चाइना कैम अंडर द कम्युनिस्ट। तो एक सिविल वॉर, गृह युद्ध होता है इन दोनों के बीच, जिसमें कि बहुत सारे प्लेस पर इसको हराया जाता है और 1949 तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो जगहें हैं, जो टेरिटरीज हैं चाइना में, वो किसके हाथों में आ जाता है, कम्युनिस्टों के हाथों में आ जाता है। फाइनली वो दिन जिसको कहते हैं 1 अक्टूबर 1949, माओ अनाउंस द बर्थ ऑफ पीपल ऑफ रिपब्लिक्स ऑफ चाइना। और माओ के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है कि आज से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हो गया है। चियांग एंड हिज सपोर्टर्स हैड फ्लीड टू फार्मोसा। और चियांग और उसके जो सपोर्टर हैं वो फार्मोसा की तरफ भागते हैं, अर्थात ताइवान की तरफ। अब फिर मंचूरिया स्टार्ट हो जाता है, मंचूरिया इशू 1931 में। और माओ जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं। 1 अक्टूबर 1949 से जो है वो वहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना का शुरुआत हो जाता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो एक देश बन करके आज़ाद मुल्क तैयार हो जाता है। और इसी प्रकार से जो कम्युनिस्टों का ग्रोथ है वो आज तक आप देख रहे हैं। और देखिए, माओ जेडोंग की भी मृत्यु हो गई 1975 में, और चियांग काई शेक जिसको कि भगा दिया गया था और वो ताइवान के राष्ट्रपति बने। हालांकि चियांग काई शेक भी कोई डेमोक्रेसी में एक निष्पक्ष, मतलब जिस प्रकार से कहा जाए ऑटोक्रेटिक की तरह ही काम कर रहे थे, क्योंकि इनके बाद भी ताइवान में इनका बेटा ही बना राष्ट्रपति। तो कैसे मान ले कि ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे और क्या कर रहे थे। लेकिन हालांकि जो एक्चुअल थीम था सन यात सेन का, वो 3 ही थॉट था, नेशनलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी, अर्थात कि जमहूरियत इनको पसंद था, राष्ट्रवाद पसंद था और समाजवाद पसंद था। तो इसी थॉट पर जो है वो केमंगतोंग बना था। लेकिन बाद में यह चियांग काई शेक के टाइम में नहीं देखा गया ऐसा, क्योंकि चियांग काई शेक खुद ही उच्च पद पर आसीन रहते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं। बाद में इनका बेटा भी राष्ट्रपति बनता है, अर्थात कि वंशवाद की जो राजनीति है वही यहाँ भी रहता है। तो कम्युनिस्ट और इसमें कोई ज़्यादा अंतर था नहीं, इनके भी हाथ रंगे थे खून से और कम्युनिस्टों के तो रंगे हैं ही। चलिए अब हम अपने सेशन को विराम देंगे और आगे किसी अन्य टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाद में मंचूरिया क्राइसिस वगैरह हुआ 1931 में, ये सब दूसरा टॉपिक आ जाता है। ये सेकेंड साइनो जापानीज वॉर के स्टार्टिंग की बात होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात ही किए थे सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, किस प्रकार से 1918 से जो ग्रुप स्टडी का ग्रुप मार्क्सियन प्रिंसिपल के लिए स्थापित किया जाता है पेकिंग यूनिवर्सिटी में, वहाँ से 2 लोगों ने धीरे धीरे इस कम्युनिस्ट पार्टी को बनाया, इस्टेब्लिश किया और 12 लोगों के साथ महज चाइना में स्टार्ट हुआ था। और आज देख पा रहे होंगे कम्युनिस्टों का दबदबा। शी जिनपिंग जो आज राष्ट्रपति हैं चाइना के, वो भी कम्युनिस्ट से ही हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ओरिजिन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे यदि वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि आपको किसी अपडेट अपग्रेशन वीडियो में किसी प्रकार की डिफ़िकल्टीज आई या कि कोई और चीज़ में आप चाहते हैं कि कुछ अपग्रेड हो, तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके एक कमेंट के बाद ही सामने वाले को पता चलता है क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता और है। क्योंकि अपने लेवल पर हर कोई अच्छा ही करना चाहता है और करता है, बाद में कि लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लोगों का जो फीडबैक आता है, उसके आधार पर ही काम अच्छे ढंग से होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे और एक अच्छे मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। और हमारे चैनल पर हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। साइंस टेक भी बहुत जल्द शुरू होगा, तो आप लोग दोस्तों बने रहें इस चैनल के साथ और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।